मोदी सरकार के पास इन नोटों की समय से पूर्व हत्या या विड्रॉल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो आप समझिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिक घोटाला काले धन को राजनीति में लगाने का जो है वो इलेक्टोरल बॉन्ड है। मोदी सरकार कोई भी काम जो करती है वो राष्ट्रीय हित को देखकर नहीं करती, बल्कि वो देखकर करती है कि भारतीय जनता पार्टी का यानी मोदी जी का खुद का। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं विक्रम, हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अमरिंदर कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर आज पूछना चाहूंगा आपसे, आज 30 सितंबर है और आज 2000 के नोट का आखिरी दिन था पब्लिक के लिए, और आज तक की लिमिट थी कि आप बैंक में जाकर जमा करा दे। उसके बाद 2000 का नोट गायब होने वाला था, जैसे पहले नोटबंदी हुई थी 500 और 1000 के गायब हो गए थे। लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि कुछ टाइम बढ़ गया है। तो सर पहले तो हमें कई महीने पहले ही बता दिया था कि 30 सितंबर तक का टाइम है, और उसके बाद भी टाइम बढ़ा दिया। तो इसके पीछे की वजह क्या है सर? मोदी सरकार कोई भी काम जो करती है वो राष्ट्रीय हित को देखकर नहीं करती, बल्कि वो देखकर करती है कि भारतीय जनता पार्टी का यानी मोदी जी का खुद का उसमें क्या है। 19 मई को 2023 को ये अनाउंस हुआ था कि ये नोट जो है 30 सितंबर तक बैंक में बदले जा सकते हैं। उसके बाद ये लीगल टेंडर तो रहेंगे, लेकिन इनको आप रिजर्व बैंक में जाकर ही बदलवा सकते हैं, कोई आम बैंक उस पर नहीं बदल सकता। अब ये जो बात हुई उसके बाद जो है लोगों ने बड़ी तेजी दिखाई, और आप समझिए कि 31 अगस्त 2023 तक 93% जो नोट थे वो बदले जा चुके। अब 31 अगस्त के बाद जो है 30 दिन आज हो गए, और इस 30 दिन में जो है अब सरकार का मानना है कि सिर्फ 24,000 करोड़ रुपए के नोट हैं जो कि बदले जाने हैं, बाकी नोट जो है बदले जा चुके। अब देश की जनता ने अपने आंखों से देखा कि 2000 के नोट का उदय मोदी जी ने किया, कि मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड था। 8 नवंबर 2016 को जब मोदी रात को 8 बजे टेलीविजन पर आए और उन्होंने कहा कि 500 और 1000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे रात के 12 बजे से, और उसकी जगह जो है सरकार रिजर्व बैंक 2000 का नोट जारी कर। अब ये जो 2000 का नोट है, ये जिस दिन आया उसी दिन ये तय हो गया था कि इसमें कोई बड़ा घपला है, और घपला ये है कि नोटबंदी की वजह से देश में तकरीबन जो है 340 लोगों की जान गई, हजारों लोगों का काम धंधा बंद हो गया, हजारों जो लघु उद्योग है बंद हो गए, हजारों लोगों को जो है रोजगार खोना पड़ा, और उसकी वजह से देश की इकोनॉमी को आप समझिए कम से कम 15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 15 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ वो आज तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई है, और इसीलिए इसको जो है प्लंडर और ब्लंडर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, यानी ये लूट भी है और बेवकूफ़ी भरा काम भी है। अब इस बेवकूफ़ी भरे काम के साथ ही अगर हम देखें तो मैं जो है आरटीआई लगाता रहता हूँ। तो जब मैंने आरटीआई लगाई तभी पता चल गया था कि मोदी सरकार के पास इन नोटों की समय से पूर्व हत्या या विड्रॉल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मेरे पास जो है एक रिजर्व बैंक की आरटीआई का ये एक प्रमाण है जो मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ कि जब ये नोट छपने शुरू हुए 2016-17 में तो 3542 छपे, फिर 1,11,000 छपे, फिर 46.693 छपे, यानी कुल 3,70,000 करोड़ रुपए के, अगर ये 1,000 रुपए के नोटों में छपे, और बाद में अगर आप इसको 2000 से 2 से गुणा करेंगे तो टोटल जो है ये 7,40,000 करोड़ रुपए के नोट छपे। 7,40,000 के नोट छपे। अब मजे की बात क्या है कि अगर अब के आंकड़े आप देखेंगे तो रिजर्व बैंक का कहना यह है कि देश में जो मार्च है 31 मार्च को देश में जो है 3.70 लाख करोड़ के नोट थे, और फिर उन्होंने कहा कि जब 19 मई को ये तय किया गया कि नोट बंद हो तो इनकी वैल्यू बताई गई 3,56,000 करोड़ के बराबर। अब आप देखिए, मैं कह रहा हूं कि नोट जो थे वो 7,40,000 करोड़ के बाजार में थे, और उसका आधा होता है 370, तो 370 तक तो आंकड़ा ठीक है। यानी ये समझिए जितने नोट रिजर्व बैंक कह रहा है कि हमने हमारे चलन में थे, उससे ज्यादा नोट मार्केट में कहीं गायब है, छपे डबल नोट थे।
यानी कि समझिए कि डबल नोट छपे और रिजर्व बैंक कहता है हमारे पास आ गए। तो आप ये समझिए 3 लाख ये 70,000 करोड़ के नोट कौन हजम कर गया, इसकी एक जांच होनी चाहिए। और इंडिया नामक गठबंधन है, उनको ये कहना चाहिए कि हम इसकी जांच कराएंगे अगर हम सरकार में आते हैं। और ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। ये पैसे जो है किसके पास गए, किसके चलन में गए, इसकी जांच होनी चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी सरकार को पता है कि हमारे राज्य में जो घोटाले होते हैं, जो करने वालों तो उसे तो पता होता है। तो उन्हें खुद पता है कि हमने जितने नोट छापे, उससे आधे हमने सर्कुलेशन में लाए और आधे जो है कहीं और गायब हो गए। तो ये जो नोट छपे मुद्रणालय से, जो प्रिंटिंग प्रेस है गवर्नमेंट की, मैंने आपको उसका जो है अभी आरटीआई दिखाई, 3,70,000 करोड़। जो नोट मैं बता रहा हूँ कि 3,70,000 करोड़ के रिजर्व बैंक कह रहा है कि हमारे पास जो है मार्च 2023 तक मौजूद थे, उसकी जगह जो मुद्रणालय है, जो प्रिंटिंग प्रेस है, जिसने नोट छापे, वो 3,70,000 करोड़ के नोट कहीं गायब हैं, उनका कोई डाटा नहीं मिल रहा। या तो आरटीआई गलत है या रिजर्व बैंक और जो भारत सरकार है वो झूठ बोल रही है। अब हम आते हैं कि जो 30 सितंबर की डेडलाइन दी थी कि इसके बाद ये नोट जो है वास्तव में चलन में नहीं रहेंगे और ये लीगल टेंडर रहेंगे। तो लीगल टेंडर रहेंगे, चलन में नहीं रहेंगे, बड़ी अजीब सी बात है कि ये जो है नोट रहेंगे, यानी आप इनको अपने पास रख सकते हैं और लेकिन आप इनको जो है एक दूसरे को दे नहीं सकते। ये सोवेनिर बन के रह जाएंगे, क्योंकि पुराने के जो नोट हैं 500 और 10,000 के नोट, उसके बारे में केंद्र सरकार ने, अरुण जेटली उस समय जो मंत्री थे, उन्होंने कहा था अगर आप 10,000 रुपए से ज्यादा के 500 के नोट या 1,000 के नोट रखेंगे तो वो अपराध है, उसके लिए आपको सजा मिलेगी, उसके लिए जुर्माना होगा, उसके लिए आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। इन नोटों को आप कितने ही रख लीजिए, उन पे आपके ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं होगी और सरकार ने उसकी छूट दे दी। अब ये सवाल आता है कि ये 7 दिन का टाइम क्यों बढ़ाया? 7 दिन का टाइम बढ़ाने के पीछे अगर हम देखें तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि मोदी सरकार को बाद में याद आया कि 30 सितंबर की डेट तो दे दी है, लेकिन जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जो काला धन ये सफेद करते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी और अडानी और जो दूसरे हैं, ये सारे उद्योगपति जो बीजेपी को चंदा देते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड की शक्ल में, वो तो रह गए। उसमें कैसे पैसे आएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो डेट है, जो नोटिफिकेशन 2018 जनवरी में निकला था, उसमें ये था कि सरकार जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में और अक्टूबर में 10 दिन के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने के लिए बारे में कह रही थी। और वो जो है पहला जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो था 2018 में बिका था और अब जो है 28वीं किस्त है उसकी, जो कि 2023 में अक्टूबर में आनी है। उसकी डेट जो है वो 4 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर है। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड का कपड़ा समझ लो। हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास में काले धन को सफेद करके रिश्वत लेने का जो कांड है वो ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड करता है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में ऐसे समझ लीजिए, टाटा जो हमेशा कहता था हम राजनीतिक पार्टियों को चंदा नहीं देते, उसने मोदी जी की बीजेपी को 50-50 करोड़ के कई बार इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे और वो भारतीय जनता पार्टी को दिए। और उसके बाद टाटा को जो है क्या मिली? एयर इंडिया मिल गई। टाटा को जो जो चाहा उसे मिला। तो इसका सीधा मतलब है क्विड प्रो क्रो, यानी इधर इस हाथ पैसा दो, इस हाथ रिश्वत दो, इस हाथ सरकार से टेंडर लो। और जितने लोगों को सरकार से टेंडर मिले, अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जांच होगी तो पता चलेगा कि इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड के रूप में रिश्वत दी। रिश्वत देने का तरीका क्या है? इलेक्ट्रोल बॉन्ड जब आए तो उसका तरीका क्या है? उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि जो व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाहता है, जो कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन में 29A, जो कि हमारा जो इलेक्ट्रोल सिस्टम है, इलेक्शन का कानून है, उसमें वो पार्टी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उसे पूर्व जो है लोकसभा या असेंबली के चुनाव में राज्य की 1% वोट मिला होगा, उस पार्टी को आप चंदा दे सकते हैं। और ये चंदा लेने के लिए पहले आपको एसबीआई की कुछ ब्रांचें होंगी, वहां जाकर पैसे जमा कराने होंगे। वो पैसे होंगे 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, यानी इस डिनोमिनेशन में खरीद सकते हैं आप। और जब इसे खरीदेंगे तो इस पे किसके फेवर में है वो नाम नहीं होगा, वो नाम आप खुद लिखेंगे कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रहा हूँ। 15 दिन तक आप ये काम कर सकते हैं। आप 15 दिन तक भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, किसी का नाम लिख के दे सकते हैं
और जब वो नाम लिख के आप देंगे तो वो पैसा उस पार्टी को मिल जाएगा। और अगर आप 15 दिन में इस प्रोमोजरी नोट का इस्तेमाल नहीं किया तो प्रोमोजरी नोट जो है इलीगल हो जाएगा, आपका पैसा जब्त। अब जी इसमें जो पेच है वो ये है कि आरटीआई एक्ट को इस इलेक्टोरल बॉन्ड से बाहर रखा गया है। आप कोई इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए कोई आरटीआई नहीं लगा सकते। ये बात जो है सिर्फ स्टेट बैंक को पता है कि किस आदमी ने पैसे देकर हमारे यहाँ से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है। ये उस पार्टी को पता है, जैसे बीजेपी को उसने दिया तो बीजेपी को पता है कि हमारे को जो इलेक्टोरल बॉन्ड आया है उसने दिया है। ये बात जो है जो बाकी पब्लिक है उसको कभी नहीं पता चलेगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है किस पार्टी ने किसको, किस व्यक्ति ने किसको दिया। ये जनता से छिपाने के लिए भारत सरकार ने कहा है कि ये राइट टू लाइफ यानी आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके तहत जो चंदा देने वाला है उसकी रक्षा के लिए, उसकी निजता की रक्षा के लिए कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक राइडर है। राइडर यह है कि ये बात किसी को नहीं पता चलेगी, लेकिन जो मोदी जी की ईडी है, मोदी जी की सीबीडीटी है, मोदी जी की सीआईए है, वो सीबीआई है, मोदी जी का जो आप समझिए डीआरआई है, वो मालूम कर सकते हैं, उनको अधिकार है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि किसने चंदा दिया ये बीजेपी को भी पता है और मोदी जी की सरकार को भी पता है। ये चंदा बीजेपी को मिला है, बीजेपी को भी पता है, लेकिन भारत सरकार को भी पता है। लेकिन विपक्षी जो नेताओं को जो पैसा मिलता है, विपक्षी दलों को जो नेता मिलेगा, पैसा मिलेगा, मान लीजिए एनसीपी को पैसा मिला, कांग्रेस को मिला, शिवसेना को मिला, वो बात जो है शिवसेना को पता है, देने वाले को पता है और ईडी को पता है। ईडी को पता होने का मतलब मोदी जी को पता है। तो मोदी जी की पुलिस क्या करेगी? कहेगी अच्छा तूने 50 करोड़ रुपए एनसीपी को दिया है, हम तेरे यहाँ ईडी का छापा मारते हैं। तूने जो है 50 करोड़ रुपए जो है कांग्रेस को दिया है, हम तेरी ऐसी की तैसी करते हैं, तेरे पे जो है डीआरआई का छापा पड़वाते हैं। तो एक तरह से ये सरकार ने काले धन को सफेद करने का और अपने ही कॉर्पस में लेने का, अपने ही कोष में लेने का जो षड्यंत्र किया, ये उसकी वजह से है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी को जो जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा दिया गया है उसका 90% नहीं 95% पैसा बीजेपी को मिला है। यानी बीजेपी सत्ता में है, रिश्वत लेती है और फिर बताती है कि हम इसे गुप्त रूप से ले रहे हैं, पता चलेगा नहीं, और पता चलने के बाद हम किसी को बताएंगे नहीं। अब ये बताने की जो जिम्मेदारी है पॉलिटिकल पार्टी को कि हमें किससे पैसा मिला है, वो किसको बताने की है? वो इलेक्शन कमीशन को बताने की है कि हमें फलाने फलाने जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उनमें इतना पैसा मिला है। नाम तब भी नहीं पता चलेगा। और इलेक्टोरल आप समझिए इलेक्शन कमीशन किसका है? वो भी मोदी जी का है। अभी जो मोदी जी ने कहा है कि भाई तीसरा आदमी जो कि इलेक्शन कमिश्नर को चुनेगा वो कौन होगा? वो मोदी जी होंगे, विपक्ष का नेता होगा, और मोदी जी ने कहा मेरे द्वारा नामित कोई मंत्री होगा। तो वो क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन में अगर कोई आदमी आ जाएगा जो असहज होगा उनके लिए, तो उनकी पोल खोल देगा। अब पोल खोलने के लिए क्या है कि इसीलिए मोदी जी उसको बचने के लिए कहते हैं कि मैं इलेक्शन कमीशन में कौन इलेक्शन कमिश्नर को चुने वो तुम्हें जानने नहीं दूंगा, मैं ही उसका तय करूंगा, वो मेरा ही चमचा होगा। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में आप एक बात समझ लीजिए कि जब शुरू में इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हुई थी तो इलेक्शन कमीशन ने उसका विरोध किया था। उस समय के इलेक्शन कमिश्नर ने उसका विरोध किया। दूसरा विरोध किसने किया? उर्जित पटेल ने किया। उर्जित पटेल ने क्या कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये एसबीआई जारी नहीं करेगा, ये जारी कौन करेगा? ये करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी भारत सरकार को रिजर्व बैंक पे विश्वास नहीं है, उसने कहा रिजर्व बैंक नहीं करेगा, ये एसबीआई करेगा। एसबीआई क्यों करेगा? क्योंकि रिजर्व बैंक एक संवैधानिक संस्था है। रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक एक्ट जो 1934 का है उसके तहत देश का केंद्रीय बैंक है, उसके अधिकार बहुत ज्यादा है। रिजर्व बैंक से पूछकर ईडी वाले नहीं पूछ सकते भाई तुम बताओ, ईडी वाले नहीं पूछ सकते, सीबीडीटी वाले भी नहीं पूछ सकते, एनआईए वाले भी नहीं पूछ सकते। तो रिजर्व बैंक की ताकत ज्यादा है। दूसरा, रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है उस समय के जो उर्जित पटेल है जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया, उन्होंने इसी बात पर इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो पैसा जमा होता है, वो उसके लिए जो आप सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिसपे कि नॉमिनेशन होगा, पेन से लिखेगा आदमी, कोड होगा, वो जो है डिजिटल होगा। डिजिटल होने का मतलब क्या है कि उसका सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो रिजर्व बैंक के पास रहेगा। जब एक कागज जो है डिजिटल नहीं होता है, कागज होता है, तो इसकी मैं फोटोस्टेट करा सकता हूँ। डिजिटल जो है उसकी फोटोस्टेट नहीं करी जा सकती, वो डाटा रिजर्व बैंक के पास रहता है। तो मोदी जी ही उसके खिलाफ थे, वो उर्जित पटेल पे दबाव बनाना चाहते थे। और सुभाष चंद्र गर्ग
जो जिन्होंने अभी एक किताब लिखी है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, और उन्होंने एक किताब और लिखी थी, मोदी जी जो 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन का जो लोगों को ख्वाब दिखाते हैं, वो भी सुभाष चंद्र गर्ग की किताब है, द 10 ट्रिलियन इकोनॉमी। उसने किताब लिखी कि देश की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन होनी चाहिए, और मोदी जी ने वहीं से वो पूरा फ्रेज है वो उड़ा लिया कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो मोदी जी जो है बड़े समझदार हैं, चुराने में बड़े सिद्धस्त हैं, कि चुराते भी हैं, बताते भी नहीं हैं। यानी ऐसे हैं कि ऑपरेशन भी कर देते हैं और पता भी नहीं चलता। अच्छा जो जेब कतरा कौन होता है? वो होता है कि जेब भी कट गई और जिसकी कटी है उसको पता भी नहीं चला कि किसने काटी। बाद में घर जाके पता चलेगा। तो मोदी जी ने क्या किया कि सुभाष चंद्र गर्ग ने जो किताब लिखी वहाँ से तो 10 ट्रिलियन के से 5 ट्रिलियन का मामला उड़ा लिया। और दूसरा, सुभाष चंद्र गर्ग जो थे उस समय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के सचिव थे। उन सचिव महोदय ने पूरी मोदी भक्ति दिखाई उस समय, और उन्होंने उर्जित पटेल के बारे में मोदी जी के कान भरे। मोदी जी ने कहा कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड लाने के लिए अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो रिजर्व बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है वो स्वायत्त होता है, ऑटोनॉमस होता है, उसको कोई दबाव नहीं डाल सकता, उसकी बैठक बुलाओ। उर्जित पटेल ने सीधे सुभाष चंद्र गर्ग को कहा कि मैं बैठक नहीं बुलाऊंगा, और जब नहीं बुलाऊंगा तो मोदी जी बड़े तमतमाए, उन्होंने उनकी बेइज्जती की। और बेइज्जती का असर ये हुआ कि 10 दिसंबर 2019 को उर्जित पटेल ने त्यागपत्र दे दिया। और त्यागपत्र देने का मतलब क्या हुआ कि उसने अपना त्यागपत्र मोदी जी के हाथ में नहीं दिया, अरुण जेटली उस समय जो मंत्री थे उनके हाथ में नहीं दिया, उसने सीधा सुप्रीम कोर्ट की वो जैसे वेबसाइट होती है ऐसे ही आरबीआई की वेबसाइट पे डाला कि मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। और उसमें उन्होंने वहाँ के कर्मचारियों को, अपने सहयोगियों को, सबको धन्यवाद दिया। और मोदी जी को और अरुण जेटली को और सुभाष चंद्र गर्ग को ये पता जो है, जो आरबीआई की वेबसाइट है उससे पता चला कि उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया। तो आप समझिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिक घोटाला, काले धन को राजनीति में लगाने का जो है वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है। तो इसके खिलाफ 2017 में ही लोग आगे आए थे। उस समय जो सीपीएम के महासचिव थे उन्होंने जो है इस पे सुप्रीम कोर्ट में एक पीआई डाली, कॉमन कॉज ने डाली और लोगों ने डाली, और लोगों ने सारी बात इकट्ठी की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अभी तक मतलब 2018 से लेकर 2025 आने वाला है, 2023 चल रहा है, 2024 का चुनाव आने वाला है, लेकिन उसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। भारत सरकार को कहा गया कि तुम इसका जवाब दो। भारत सरकार ढुलमुल जवाब देती है। और जवाब किसे बनाया था? जवाब बनाया था श्रीमान जो गर्ग साहब हैं, सुभाष चंद्र गर्ग, उन्होंने बनाया। तो आप समझिए पूरा गड़बड़ घोटाला चल रहा है। और गड़बड़ घोटाला चल रहा है तो इसलिए क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, और चुनाव आने में सारी बातचीत ना निकल जाए, इसलिए ये सुभाष चंद्र गर्ग ने जो किताब लिखी है वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, वो सिर्फ इस मकसद से लिखी है कि मोदी जी की सेवा भी हो जाए और उर्जित पटेल को बदनाम भी किया जाए। क्योंकि अगर उर्जित पटेल ने कभी मुंह खोला तो भारत सरकार, रिजर्व बैंक के सारे जो अंदर के रहस्य वो खुल जाएंगे और दुनिया को पता चल जाएगा कि किस तरह देश में काले धन से नेताओं के द्वारा पैसा लिया जा रहा है, उद्योगपतियों द्वारा लिया जा रहा है, और जो पैसा देता है उसको सरकारी टेंडर मिलते हैं, सरकारी मदद मिलती है। और जो इंडिया गठबंधन है उसको अनाउंस करना चाहिए कि अगर हमारी सरकार आती है तो जिन लोगों ने भी इलेक्टोरल फंड में पैसा दिया है हम उनके खिलाफ जो है पूरी कार्रवाई करेंगे, पूरा उसकी जांच करेंगे कि उस पैसे का बदले उसको क्या लाभ मिला। अगर लाभ मिला तो उसके खिलाफ सीबीआई जो है केस दर्ज करेगी। ये उनको अनाउंस करना चाहिए। और यही 7 दिन बढ़ाने का जो मकसद है वो ये है कि इन 2000 के नोटों से पैसे से आप जो है इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदो और भारतीय जनता पार्टी को चंदा दो। तो मैं कहता हूं कि इस बार कम से कम 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे जाएंगे। और आप समझ लीजिएगा ये सारे जो है 2000 के नोट होंगे जो अब चलन से बाहर हो गए हैं, जो रद्द हो गए हैं, लेकिन उनको चलन में रखने के लिए मोदी जी ने रिजर्व बैंक के शशिकांत दास, जो कि उनके एक तरह से पूरी तरह नतमस्त से रहने वाले हिस्टोरियन है, अर्थशास्त्र से उनका कोई संबंध नहीं है, उन्होंने ये काम किया है और एक तरह से रिजर्व बैंक की साख को पट्टा लगाया है। क्योंकि मुझे तक विश्वास था कि रिजर्व बैंक इस बार डेट नहीं बढ़ाएगा। डेट बढ़ाने का मतलब है
कि दाल में बहुत बड़ा काला है, और काला इसलिए है क्योंकि सरकार जो है अपने काले धन को बटोरने में लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज 30 सितंबर के बाद भी 2000 के नोट का टाइम बढ़ा है, आम आदमी के लिए खुशी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी है क्योंकि उन्होंने अपना हित साध लिया है। तो आगे भी बात करेंगे रविंद्र कुमार जी से इस पूरे एपिसोड में, और ईडी को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा उस पर हम एक दो दिन बाद चर्चा भी करेंगे। तो तब तक के लिए आप हिंदुस्तान देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मुलाकात होगी रविंद्र जी से, तब दीजिए इजाजत।